अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। आज हम एक स्पेशल प्रोग्राम कर रहे हैं मिडल ईस्ट मैटर्स के हवाले से, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि सीरिया के अंदर एक हुकूमत ख़त्म हुई है और वो कोई 50 साला दौर ख़त्म हुआ है एक। और पूरी दुनिया में स्पेशली पाकिस्तान में चिमगोइयाँ चल रही हैं। कुछ लोग इस पर खुशियाँ मना रहे हैं और कुछ लोगों को शायद इसके ज़्यादा नॉलेज नहीं है, उसके बारे में इल्म नहीं है, वो जानते नहीं है कि असल इशू क्या है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में शिया सुन्नी इशू जो है वो एक मसालेदार टॉपिक है, तो लोग इसको उस तनाजुर में देखते हैं। तो हम हकीकी तौर पे इसको जानना चाहते हैं कि ये हुआ क्या है एकदम से। थोड़े दिन पहले तो गज़ा और इसराइल और लबनान का इशू चल रहा था, ईरान और इसराइल की जंग चल रही थी। ये मुल्क के शाम बीच में कैसे आ गया और बशारुल असद का इसमें क्या लेना देना था कि एकदम उस तरफ सारी तवज्जो दी। हमारे साथ हमारे उस्ताद और प्रोग्राम होस्ट शोज़ब साहब हैं, उनसे हम पूछते हैं कि सर ये क्या मामला हुआ है, या अचानक से हो गया। बशारुल असद तो बड़ा मजबूत हुक्मरान था और वो एकदम से हमें लगे जैसे ओवरनाइट इतनी बड़ी तब्दीली आ गई। किसी एक दोस्त ने लिखा है कि 10-11 दिनों में तो कोई जंग पर मबनी वीडियो गेम्स प्रोग्राम नहीं होती। ये तो 27 नवंबर से शुरू होने वाला तनाज़ा कल क्या 7-8 दिसंबर 12-13 दिनों में शाम में 54 साला असद ख़ानदान का इक़्तिदार बस ऐसे जैसे क्या कहते हैं वो डोमिनो इफेक्ट, एक एक करके बुरुज गिरते चले गए। और जैसे आप हैरान हैं, जैसे मैं हैरान हूँ, यकीन जानिए ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची भी ऐसे ही हैरान हैं, और तुर्की के सदर उर्दुगान भी वैसे ही हैरान है, और इराक़ के प्राइम मिनिस्टर भी हैरान है, नेतन्याहू भी हैरान है। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि इन सब लोगों ने कभी ना कभी पिछले 2-4 दिनों में ये बयानात दिए हैं कि हमें बशार अल असद की हुकूमत के इस कदर जल्द गिर जाने पर बहुत हैरत हो रही है। लेकिन जैसे आज नेतन्याहू ने कहा है, शाम के ज़ेर कब्ज़ा जो गोलान की पहाड़ी हैं उन्होंने दौरा किया है वहाँ, और खड़े होकर कहा है कि बशार अल असद की हुकूमत इसलिए ख़त्म हुई है कि पिछले 14 महीनों से हमने असद को इतना नुकसान पहुंचा दिया है। उनकी मुराद ये थी कि हमने हिजबुल्लाह को नुकसान पहुंचाया है, हमने ईरान को नुकसान पहुंचाया है, हमने यमन में नुकसान पहुंचाया है। तो ये सारे के सारे खित्ते में असद हुकूमत के इत्तेहादी शुमार होते थे। तो असद के इत्तेहादियों को जगह जगह मार पड़ी है, तो असद के इत्तेहादियों के लिए मुमकिन नहीं रहा कि वो उसकी इक़्तिदार की सपोर्ट कर सकें। आप जानते हैं साल 2011 मार्च में अरब स्प्रिंग शाम पहुंची। हुमा शहर में और हलब शहर में और हम्स शहर में, इन सब शहरों में अवामी इंडिजिनस पॉपुलर अपराइजिंग थी। लोग बशार अल असद की हुकूमत के ख़िलाफ़ उठ खड़े हुए थे और अपने लिए आज़ादियों की, जमहूरियत की, और जो तमाम महज़ब मुल्कों और महज़ब मुआशरों की निशानियाँ होती हैं वो इस तरह की डिमांड कर रहे थे। और ये कहानी शाम से नहीं शुरू हुई थी, ये शाम में मिस्र से आई थी, मिस्र में त्यूनिस से आई थी, त्यूनिस से में अलजायर से आई थी। वो एक पूरा ज़माना है जिस ज़माने में अरब डिक्टेटोरियल रिजीम्स के ख़िलाफ़ अवाम उठ खड़े हुए। हमने देखा कि मिस्र से हुस्नी मुबारक का 40 साल पुराना इक़्तिदार ख़त्म हुआ। हमने देखा कि लीबिया से मुअम्मर कद्दाफ़ी का 4 दिहाइयों पुराना इक़्तिदार ख़त्म हुआ। हमने यमन में अली अब्दुल्ला सालेह का इक़्तिदार ख़त्म होते हुए देखा। हमने ट्यूनिस में ज़ैनुल आबिदीन का इक़्तिदार ख़त्म होते हुए देखा। तो ये एक तसलसल था जिसमें सारी दुनिया को, लोगों को ये तवक्को लग रही थी कि शायद अरब मशरिक़ वस्ता में कोई जमहूरी इनकलाब आ रहा है और अवाम उठ खड़े हुए हैं, और अब ये आमिर बादशाहतें बाकी नहीं रहेंगी, बहुत जल्द इनकलाब आ जाएगा। तो बहरीन में अवाम की पॉपुलर अपराइजिंग को बहरीन की शाही रियासत ने सऊदी अरब के टैंकों की मदद से कुचल दिया, क्योंकि सऊदी अरब ये बर्दाश्त नहीं कर रहा था कि बहरीन, जो कि एक शिया अक्सरीती इलाका है, वहाँ अवामी हुकूमत आए। और शिया अक्सरीती इलाकों में अगर अवामी हुकूमत आएगी तो लामहला ये ख़दशा तो है कि वो प्रो ईरान होगी। तो सऊदी अरब अपने पहलू में
ईरान नवाज हुकूमत बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। तो सऊदी अरब ने बहरीन में अवामी अपराइजिंग को कुचला और वो अभी तक कुचली हुई है। शाम में आबादी का एक बड़ा हिस्सा अहले सुन्नत मसलक के मानने वाले हैं। हुक्मरान खानदान अलवी हैं। अलवी शिया नहीं है। शिया और सुन्नी दोनों उन्हें डिसऑन करते हैं बतौर फिरका। अलवी क्या ये अलवी नुसैरिया कहा जाता है अलवी कि- या नुसैरिया, बिल्कुल ये वही लोग हैं, ठीक है ना। और नुसैरियों के मुतल्लिक और अलवियों के मुतल्लिक उनके जो अकायद हैं उनके मुतल्लिक अहले तशी के उलमा की ये राय है कि उनका इस्लाम से कोई ख़ास लेना देना नहीं है। अगर कोई शख्स ये इस बात का कायल है कि नाउज़ुबिल्लाह हज़रत अली अल्लाह हैं या खुदा हैं, इस तरह के कोई कुफरी अकायद का कायल है, मुझे कोई ख़ास कंफर्म नहीं है, लेकिन अलवीट्स के बारे में और नुसैरियों के बारे में आम फहम यही ख्याल है कि ये वो लोग हैं जो हज़रत अली को खुदा मानते हैं। हाँ, बशार अल असद की हुकूमत सियासी तौर पर ईरान की हामी हुकूमत थी या ईरान उस हुकूमत का हामी था, क्योंकि बशार अल असद की हुकूमत ने लबनान में हिजबुल्लाह के साथ इत्तेहाद कर रखा था। तो बशार अल असद ख़ुद अलवी हैं। शाम की 15% अलवी आबादी उनकी पक्की वफादार है और शाम की फ़ौज उनकी वफादार थी। अदरवाइज़ ये लोग शाम के अवाम पर पिछले 50 साल से जाबराना हुकूमत कर रहे हैं। 1970s के अर्ली साल थे जब हाफिज़ुल असद, जो बशार अल असद के वालिद हैं, उन्होंने शाम की हुकूमत का तख्ता उल्टा था और शाम के वो सेल्फ प्रोक्लेम्ड सदर बन बैठे थे। फिर 1973 की वॉर में वो इसराइल के ख़िलाफ़ बड़ी बहादुरी से लड़े। गोलान की पहाड़ियाँ वापस नहीं ले सके, लेकिन कुछ इलाका बहरहाल वो वापस आज़ाद करवा सके। तो इस तरह उन्हें लिजिटिमेसी मिली। मशरिक़ वस्ता में जो कोई फ़र्द या जो कोई जमात इसराइल के ख़िलाफ़ लड़ेगी, अवाम उसे पसंद करेगी। तो शाम के लोगों ने ज़ाहिर है अव्वल उन्हें वेलकम किया। मिस्र में जमाल अब्दुल नासिर की हुकूमत थी। शाम के हाफिज़ुल असद और जमाल अब्दुल नासिर दोनों ने मिलकर यूनाइटेड अरब रिपब्लिक बनाई और वो चंद साल तक एक कन्फेडरेशन कायम रही जिसका मकसद इसराइल के ख़िलाफ़ अरबों की मज़ाहमत करनी थी। लेकिन हमने देखा कि हाफिज़ुल असद का इक़्तिदार ग्रेजुअली नॉन पॉपुलर हुआ और जब 1982 में मकामी शामियों ने हमा और दूमा और इस तरह के शहरों में बशार अल असद के ख़िलाफ़ एक अपराइजिंग की, उनके ख़िलाफ़ एहतजाज किया, तो हाफिज़ुल असद, बशार अल असद के वालिद, तो हाफिज़ुल असद ने, कहा जाता है 28 से 40 हज़ार के लगभग शामी पॉलिटिकल जो एक्टिविस्ट थे उन्हें मारा गया और हज़ारों लोगों को, अभी जो शाम में हाफिज़ुल असद के बेटे बशार का भी इक़्तिदार ख़त्म हुआ है, तो वो जो जेलें लोग तोड़ रहे हैं उनमें से कहा जा रहा है, ख़बरों में आ रहा है कि ऐसे कैदी भी रिहा हुए हैं जिन्हें ये पता ही नहीं था कि हाफिज़ुल असद सन 2000 में फ़ौत हो चुके हैं। 24 साल हो गए हैं, उनका बेटा बशार हुक्मरान है, उन्हें यह भी नहीं पता कि सद्दाम हुसैन की हुकूमत 2003 में ख़त्म हो गई है। बहुत सारे लोग जो 40-40 साल से जेल में पड़े थे वो निकल के कह रहे हैं कि शायद सद्दाम ने शाम पे हमला किया है और शाम पर सद्दाम हुसैन की फ़ौजों का कब्ज़ा हो गया है और हमें इस तरह आज़ादी नसीब हुई है। तो शाम में अवाम पर जबर करके एक हुकूमत पिछले 50 साल से कायम थी जिसमें 2 जनरेशन्स गुजरी हैं। 24-25 साल हुकूमत रही है हाफिज़ुल असद की, जो बशार अल असद के वालिद थे, और फिर अभी सन 2000 में हाफिज़ुल असद की वफ़ात के बाद बशार सदर बने थे और पिछले 24 साल से हम उनको देख रहे हैं। हर 5 साल बाद इंतखाबात होते हैं और उन इंतखाबात में 99% वोट लेकर पहले हाफिज़ुल असद सदर मुंतखब हो जाया करते थे, अब बशार अल असद मुंतखब हो रहे हैं। अभी लोग जिस तरह हो जाता है सदारती रेफरेंडम, आपको पता ही है कैसे होते हैं। तो जब ये अरब स्प्रिंग शुरू हुआ, लिजिटिमेट पॉपुलर अपराइजिंग शुरू हुई, शाम की हुकूमत ने बाकी तमाम आमर हुकूमतों की तरह अवाम को कुचला, फायरिंग हुई। पहले 2-4 महीने में 1000-1500 के लगभग लोग मारे गए और चंद हज़ार लोग गिरफ्तार हुए। तो ये तनाज़ा फैलने लगा। इसी पस मंज़र में आप दाइश को उभरते हुए देखेंगे इराक़ से, और शाम की हुकूमत को कमज़ोर होते हुए देखेंगे, क्योंकि शाम की हुकूमत पर अमेरिका की तरफ से साल हा साल से पाबंदियाँ हैं।
और फिर आप देखेंगे कि तुर्की, जिसके जेन्युइन स्टेक हैं शाम में, क्योंकि उसके बॉर्डर पर कुर्द आबादी है और कुर्द आबादी तुर्की से आज़ादी चाहती है। शाम की आबादी सुन्नी है, शाम की हुकूमत अलवी अकलीती फ़िरके की है, तुर्की की अक्सर आबादी सुन्नी है, तुर्की में जमहूरियत है और जमहूरियत इख्वानुल मुस्लिमीन की है। शाम में जो अपराइजिंग था वो पॉलिटिकल इस्लाम का अपराइजिंग था। तो एक किस्म की हिमायत, खामोश हिमायत तुर्की की शाम के अवाम के साथ थी। और 2011 में तुर्की बर्मला कहा करता था कि बशार अल असद का इक़्तिदार अभी चंद दिन का मेहमान है। लेकिन बशार अल असद का इक़्तिदार रुखसत होता तो रूस, जिसके 2 अड्डे शाम में मौजूद है, लताकिया में उनका हवाई अड्डा है, तुर्तुस में उनका बहरी बंदरगाह है, बहरी फौजी अड्डा है, तो ये जाहिर है। लेकिन इन्होंने किसी ने रोका तो नहीं इनको? इनको ये जो क्या है HTS वाले, वो जो जोलानी है, ये तो अभी, ये तो हम अब देख रहे हैं ना, जो अब देख रहे हैं। हम 2011-12 की बात करते हैं कि जब ईरान के लिए शाम एक स्ट्रेटेजिक आउटपोस्ट है, क्योंकि शाम में वेपन्स असेंबल किए जाते हैं, प्रिपेयर किए जाते हैं हिजबुल्लाह के लिए। हिजबुल्लाह जो शुमाली इसराइल की सरहद पर इसराइल को परेशान किए रखती है। या शाम ही की सरजमीन से अगर ईरान हमास और इस्लामिक जिहाद को सपोर्ट करता है तो रास्ता वही था। ये सद्दाम हुसैन की हुकूमत के ख़ात्मे के बाद और इराक़ में फ़िरका वारियत के अहद के ख़ात्मे के बाद और इराक़ में दाइश के ख़ात्मे के बाद कासिम सुलेमानी और अबू मेहंदी अल मुहंदिस ने जो एक दुनिया तरतीब दी थी, इसके मुतल्लिक ये कहा जाता था कि अब ये एक शिया हिलाल बन चुका है। तेहरान से चलने वाले को बैरूत तक रास्ते में कोई रुकावट नहीं, क्योंकि तेहरान खुद ईरान है और बगदाद में ईरान की प्रो हुकूमत बैठी है। बगदाद से आगे निकलें तो दमिश्क पहुँचें, दमिश्क में बशार अल असद बैठा है जो तकरीबन ईरानी कठपुतली है, और सीधा आगे आप लबनान तक चले जाएं तो एक किस्म का एक कमांड एंड कंट्रोल या सप्लाई चेन है ईरानियन इन्फ्लुएंस की। और ईरान खित्ते में लेजिटिमेसी रहता है अपने अवाम से भी और बाकी लोगों से भी, ये कहकर कि हम वो हैं जो बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। और बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी की लड़ाई तो बहरहाल हर मुसलमान लड़ना चाहता है और फ़लस्तीन आज़ाद हो, तमाम मुसलमान देखने चाहते हैं। ये वो एक मसला है जिस पर ईरान सुन्नी और शिया हर तरह के मुसलमान आबादियों का दिल जीत लेता है और लोगों को ये भुला देता है कि वो जिस बशार अल असद की हिमायत कर रहे थे वो दरअसल शाम के अवाम की सियासी जायज़ उमंगों के खिलाफ पिछले 50 साल से कब्जा करके बैठा हुआ है। तो शाम में अवाम की क्या कहते हैं उसे जायज़ मांग थी जो 2011 में शुरू हुई। अगर उसे उसी वक्त एड्रेस कर लिया जाता और जमहूरियत का प्रोसेस उसी वक्त इनिशिएट किया जाता या पॉलिटिकल डायलॉग उसी वक्त इनिशिएट किया जाता, लेकिन शायद ये शामी अवाम की बदकिस्मती थी कि उनका मुल्क बहुत सारी आलमी ताकतों के मफादात और तनाज़ात का मैदान जंग था। तुर्की और ईरान का तनाज़ा, ईरान और इसराइल का तनाज़ा, ईरान और सऊदी अरब का तनाज़ा। उन्हीं दिनों में सऊदी अरब ने शेख निमर अल निमर मोहम्मद अल बाकिर की गर्दन काटी थी, जो सऊदी अरब में शिया पॉलिटिकल अपराइजिंग के रिस्पॉन्सिबल थे। वो उनका जुमे का एक खिताब है जो अभी भी यूट्यूब पर मिल जाता है और अंग्रेज़ी तर्जुमे के साथ है, जिसमें वो सऊदी अरब में जो कुदैफ का इलाका है, शिया अक्सरीती इलाका है, वहाँ वो एक जुमे की मस्जिद में खुतबा दे रहे हैं और नाम लेकर सऊदी ख़ानदान को और सऊदी शाही रियासत को ललकार रहे हैं सब कुछ। और उन्होंने ये कहा कि ये मेरी आखिरी तकरीर है, इस तकरीर के बाद मुझे तो नहीं लगता कि सऊदी हुकूमत मुझे जिंदा छोड़ेगी। उन्हें मार दिया और जब उनकी गर्दन काटी तो ईरान में लोगों ने सऊदी एम्बेसी पर हमला किया। जब सऊदी एम्बेसी को जला लिया गया तो 2011-12 था जब सऊदी अरब और ईरान के दरमियान डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप मुनक़ते हो गए। तावक्ते के पिछले साल चीन ने उनके दरमियान सुलह करवाई है। तो हम ये देखते हैं कि 2011 वो ज़माना है जब सऊदी शाही ख़ानदान खामनाई को हिटलर से तशबीह दे रहा है। मोहम्मद बिन सलमान का बयान है कि आजकल के ज़माने का हिटलर देखना हो तो आप ईरान के सुप्रीम कमांडर खामनाई को देखें। वो हिटलर है, इंसानों का कातिल, शामियों का कातिल, इराकियों का कातिल वगैरह वगैरह। और वो ज़माना है जब ईरान की हुकूमत आले सऊद को आले शैतान कहकर पुकारती।
तो इस सारे पस मंज़र में पहले इराक, सऊदी अरब और ईरान के तनाज़े का मैदान जंग था। आप पाकिस्तान और हम पाकिस्तान के लोग भी इस बात से बखूबी वाकिफ़ है कि हम भी साल साल तक और पता नहीं कब तक ईरान और सऊदी अरब का जो बाहमी तनाज़ा है मुस्लिम दुनिया को लीड करने का, उसका मैदान जंग बने रहेंगे। लेकिन शायद इस सऊदी अरब और ईरान की जो तस्वीराती स्ट्रेटेजिक लड़ाई है, इसकी सबसे बड़ी कीमत अगर किसी दो मुल्कों के लोगों ने उठाई है तो वो इराक और शाम के लोग हैं। इराक में फ़िरका वारियत के अंदर 3-3.5 लाख लोग मारे गए, और शाम में पिछले 13 साल से जो एक अरब स्प्रिंग और अवामी जद्दोजहद और बशार की सख्ती, इस सारे चक्कर में 1,20,00,000 शामी बेघर हुए। 50 लाख शामी तुर्की में है, 15 लाख शामी लेबनान में है, 10 लाख शामी सिर्फ जर्मनी में, 10 लाख। तो और पता नहीं कितने लाख हैं जो दुनिया में कहाँ कहाँ बिखर गए हैं और अपने मुल्क में डिस्प्लेस्ड है। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे ईरान का वो जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है, तो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस के अंदर से एक चेन जो है वो टूट गई है। अब ईरान के असले से भरे ट्रकों के लिए सीधा इसराइल की सरहद तक जाना इतना आसान नहीं है। ईरान को इन्वेस्ट करना होगा शामी अवाम के साथ, शामी जो नया सेटअप बनेगा उसके साथ, जो अभी अपोजिशन, जिन ये जो हयात तहरीर और शाम के लोगों ने, जिन लोगों ने बशार का तख्ता उल्टा है, इन्होंने दमिश्क में और किसी एम्बेसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। वो रूस के फौजी अड्डों की तरफ नहीं गए। अगर किसी एक मुल्क की एम्बेसी को आग लगाई गई है, लूट मार की गई है, तो वो ईरान की एम्बेसी है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शाम में जो लोग इस वक्त साहिब इक़्तिदार बन रहे हैं या बनने जा रहे हैं, वो ईरान को किस नज़र से देखते हैं। और अगर वो ईरान को एक क्या कहते हैं डिस्टेबलाइजर फैक्टर के तौर पर देखते हैं, या असद जिसे वो अपना दुश्मन समझते हैं शामी अवाम, उसके एक हामी के तौर पर देखते हैं, तो अब इसकी एक तारीख है, ईरान इससे फरार नहीं कर सकता। तो ईरान ज़रूर चाहेगा कि वो जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है उसे बरकरार रखा जाए, और उसे बरकरार रखने के लिए सबसे बड़ी कोशिश ईरान की ये है। ईरान ने आज बयान दिया है कि हम सीरिया में तमाम अपोजिशन जमातों से राब्ते में हैं, और ईरान के लिए अगर कोई एक खुशगवार खबर पिछले इस सारे तनाज़े में है तो वो ये है कि सऊदी अरब और ईरान के दरमियान तल्लुकात काफ़ी गर्मजोशी की तरफ जा चुके हैं। और इसराइल और ईरान का जो हालिया तनाज़ा है, जब 2 महीने पहले इसराइल ने ईरान पर हमला किया था तो हमने मोहम्मद बिन सलमान का बयान सुना कि हम इसराइल की तरफ से ईरान पर हमले की हिमायत नहीं करते, और हम किसी को ये इजाज़त नहीं देंगे कि वो ईरान पर हमले के लिए अपनी सरजमीन या हम अपनी सरजमीन मुहैया करेंगे। तो कीमत बहुत बड़ी चुकाई है ईरान ने। ईरान को तो मुझे लगता है बहुत बड़ा डैमेज हुआ है, और इस जंग में इसराइल के लिए ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और ये इसराइल हमास, हिजबुल्ला और अब बशारुल असद। 1995 में नेतन्याहू ने एक किताब लिखी थी डीलिंग विद टेररिज्म, और उसमें उसने कहा था कि हमें शाम में रजीम चेंज करनी है, हमें इराक में रजीम चेंज करनी है, हमें ईरान में रजीम चेंज करनी है, हमें सूडान में रजीम चेंज करनी है। हर वो मुल्क जो मुल्क एंटी इसराइल है। सूडान पाकिस्तान नहीं था उसमें? नहीं, पाकिस्तान का कोई जिक्र नहीं। आप किताब देखें, वो अभी भी मतलब आप गूगल पर लिखेंगे तो आ जाएगी और उसके मंदरजात पढ़ने को मिल जाएंगे। तो आप देखें, सूडान, उमर अल बशीर की हुकूमत ख़त्म हुई, सूडान 2 हिस्सों में तकसीम हुआ। फिर सूडान में उमर बशीर की हुकूमत ख़त्म होने के बाद प्रेसिडेंशियल फोर्सेस और सरकारी फोर्सेस के दरमियान जंग शुरू हुई। पिछले 14 महीनों से सूडान में जंग चल रही है, जिस जंग के दौरान 2.5 से 3 लाख लोग मारे जा चुके हैं, लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। मैन मेड कहत फेमैन है, लेकिन वो ऐसा नहीं कि कुदरती फेमैन है, नहीं, बाकायदा टूल ऑफ वेपन ऑफ वार यूज किया जा रहा है। जैसे नॉर्थन गजा में इसराइल गजा के लोगों को भूख से मार रहा है, तो सूडान तबाह हो चुका है। सूडान अफ्रीका में मिस्र के बाद दूसरी या तीसरी बड़ी फौजी ताकत शुमार होता था। सूडानियों ने आपस में लड़ लड़ के अपनी सारी ताकत तबाह कर ली। सद्दाम हुसैन के बारे में कहा जाता था कि वो स्कड मिसाइल फायर करता है इसराइल पर। सद्दाम हुसैन की हुकूमत ख़त्म करने के लिए
इस सदी का सबसे बड़ा तारीखी झूठा प्रोपेगेंडा कंस्ट्रक्ट किया गया, वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन। और सारी दुनिया जानती है कि बुश को सद्दाम के खिलाफ और टोनी ब्लेयर को सद्दाम के खिलाफ जंग पर परसुएड करने वाला शख्स नेतन्याहू है। तो इराक में रेजिम चेंज हुआ और फिर अब कल हमने बशार अल असद की हुकूमत का खात्मा देखा है। ये तमाम हुकूमतें, जिन हुकूमतों में तब्दीलियाँ आई हैं, ये चाहे अपने लोगों के साथ कैसी थी या ये इसके अलावा इनका क्या कंडक्ट था, जो इनका एक स्पेशल क्वालिटी थी वो ये थी कि ये एंटी इजराइल कंसिडर होती थी। अच्छा, अपनी आवाम पर जुल्म करते थे लेकिन अलकुद्स के लिए एंटी इसराइल थे। भाई अलकुद्स दुनिया में, अगर हम इसराइली एक हम इसराइल से एक बयान उठाते हैं, इसराइली ये कहते हैं कि पिछले 14 महीने से गजा पे जंग चल रही है जिसमें 44,000 या 45,000 लोग मारे जा चुके हैं। मतलब ये एक फैक्ट है, इतने लोग मारे गए। बाकी शायद 1.5 से 2 लाख लोग अभी तक मिसिंग पर्सन है, शायद 2 लाख लोग मारे गए हों, लेकिन 2 लाख से कुछ ज़्यादा लोग सूडान में मारे जा चुके हैं। और मरने वाले मुसलमान ही हैं, मारने वाले भी मुसलमान ही। और यूक्रेन में भी एक जंग चल रही है जिसमें हज़ारों लाखों लोग मारे जा रहे हैं। और शाम में भी तनाज़ा चल रहा है। पिछले 11-12 सालों के दौरान शाम में 4 लाख लोग मारे गए हैं। तो इसराइल ये कहता है कि सारी दुनिया की नज़रें सिर्फ फ़लस्तीन इसराइल तनाज़े पर क्यों होती हैं, और ब्रेकिंग न्यूज़ इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े से क्यों आती हैं। सूडान की जंग क्या जंग नहीं है? वहाँ इंसानियत का कत्लेआम नहीं हो रहा? क्या सिंकियांग में, चीन में जो शुमाली तुर्किस्तान है, उइगुर मुसलमान जो हैं, कितने 20 लाख के लगभग लोगों को साल से कॉन्सेंट्रेशन कैंप में रखा गया है। और क्या एथनिक क्लिनजिंग की बातचीत वहाँ भी होती है कि लोगों के नस्लें खत्म। तो कहते हैं डी रेडिकलाइजेशन। देखिए वो कत्ल नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये कि लोगों को डी रेडिकलाइजेशन इस्लामी माशरों का बहुत बड़ा मसला है। और इस पर भी मैं आना चाहता हूँ क्योंकि देखें अभी हम चीन में मुसलमानों के साथ जो होता है उस पर मगरिब के प्रोपेगेंडे की बात कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि वहाँ एक्चुअल क्या हो रहा है, हम ये कह रहे हैं कि इसराइल का नैरेटिव आपको सुना रहा हूँ मैं। इसराइल ये कहता है सिंकियांग के उइगुर मुसलमानों के साथ चीन क्या कर रहा है। हाँ, उस पर कोई शोर नहीं कोई है। उस पर मुस्लिम मुआशरों से, मुस्लिम ममालिक से, पाकिस्तान हो, ईरान हो, कोई हो, हमें कहीं कोई आवाज़ सुनने को नहीं मिलती। हमें सिंकियांग के मुसलमानों की सपोर्ट में CNN और BBC से देखने को सुनने को मिलता है। कश्मीर के मुसलमानों के लिए ईरान आवाज़ नहीं उठाता। चिचनिया के भी तो मुसलमान ही हैं। कजाकिस्तान और दागिस्तान और इंगुश्तिया जो रूस के ज़ेरे कब्ज़ा मुस्लिम रियासतें हैं और जहाँ रूस वक्तन फ़वक्तन जाके मारा मारी करके आता है, वहाँ पर हमें ईरान की आवाज़ सुनाई नहीं देती। हमें ये तय करना होगा कि ये तनाज़े जो दुनिया में सियासी तनाज़े हैं उसे अपने ऊपर भी मेहरबानी करें और इस्लाम के ऊपर भी मेहरबानी करें कि उसे इस्लाम की आंख से ना देखें। ये सियासी तनाज़ात हैं। ईरानी हुकूमत अगर रूहानी हुकूमत है तो रूहानी हुकूमत तो किसी बेगुनाह इंसान की जान नहीं लेगी और किसी ऐसे आदमी की हिमायत भी नहीं करेगी जो हज़ारों लाखों बेगुनाह इंसानों का कातिल हो। आप बशार अल असद को क्या मासूम और मासूम, ऐसा मासूम कि जिसने कभी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी नहीं की होगी, अपने लोगों पर जुल्म सितम नहीं किया होगा, अपने लोगों का जायज़ नुमाइंदा होगा, उसके लोग पूरी दुनिया में जश्न मना रहे हैं। शाम के लोग जहां कहीं हैं वो वहां बशार के जाने का जश्न मना रहे हैं। अगर कहीं रोना पिटना है बशार के जाने का तो वो पाकिस्तान का सोशल मीडिया है, जहां एक तबका बहुत रो रहा है कि बशार चला गया है और एक तबका बहुत खुश हो रहा है कि वो मैं पढ़ रहा था कि हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु का लश्कर आ गया, हज़रत अमीर मुआविया के बच्चे आ गए। और ये तबका तो तालिबान क्या नहीं बहुत खुश हुआ था, बाद में हमें बड़ा महंगा पड़ा। सद्दाम हुसैन का महल लूटा इराकियों ने, बशार अल असद का महल लूटा शामियों ने, कज़ाफ़ी का महल लूटा लीबिया के लोगों ने, अशरफ गनी का महल लूटा अफ़गानिस्तान के लोगों ने। जब
सद्दाम का महल लूटा गया तो उसके बाद इराकियों ने क्या देखा? 10 साल की खाना जंगी, लगभग 7 से 10 लाख लोगों की मौत, पूरा मुल्क तबाह हुआ, मुल्क के नवादरात चोरी हुए, इराक के पास कुछ नहीं रह गया, माशरा भी तबाह तबाह हुआ, हुआ। इकोनॉमी क्या 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 नहीं, मतलब 50 साल 100 साल पीछे तक नताइज तो वो तो बज़ाहिर तो ऐसे लगता है जैसे हमने एक डिक्टेटर, एक जालिम शख्स से जान छुड़ा ली, लेकिन उसके हमने बाद फिर क्या होता है? 1992-93 में काबुल पर मुजाहिदीन के 6 ग्रोहों की जंग देखी, जिससे काबुल तबाह, काबुल को रूस तबाह नहीं करके गया, काबुल को मुजाहिदीन की खाना जंगी ने तबाह किया। आपस में लड़ने। बगदाद को अमेरिका ने तबाह नहीं किया, बगदाद और सामर्रा और मूसल और तिकरेत और इन शहरों की तबाही खुद इराकियों के दरमियान खाना जंगी के नतीजे में वाक़या हुई। ये लीबिया का ट्रिपोली और बड़े शहर जो है वो किसने तबाह किए हैं? एक तरफ खलीफा हफ्तर की फौज है और दूसरी तरफ दूसरी फौज है। यमन को किसने तबाह किया है? खुद यमनियों ने तबाह किया है। एक तरफ अबू मंसूर हादी की फौजें हैं, दूसरी तरफ हौसी बागी हैं। अबू मंसूर हादी की फौजें भी यमनी फौजी हैं और हौसी भी यमनी है। पिछले 40 साल का पैटर्न तो ये बताता है कि शाम में जिन लोगों ने बशार अल असद का इक़्तिदार ख़त्म किया है वो तमाम गिरोह आपस में एक दूसरे के मुखालिफ हैं। यानी हयात तहरीर शाम, साबका अलजबखत नुसरा, अलकायदा ब्रांच इन सीरिया, अलजबखत नुसरा आइसिस का स्प्लिंटर ग्रुप है, उससे निकला है। आइसिस एक ऐसी तंजीम है जो कत्ल गारत पर, तबाही पर और खिलाफत पर यकीन रखती है। खिलाफत पॉलिटिकल इस्लाम का सुन्नी एजेंडा है, विलायत फ़कीह पॉलिटिकल इस्लाम का शिया एजेंडा है। पिछले 10-12 सालों से पॉलिटिकल इस्लाम के सुन्नी एजेंडे को मार पड़ रही थी और पॉलिटिकल इस्लाम का शिया एजेंडा जीता हुआ था। पिछले 12-15 दिनों से हमने देखा है, बल्कि सितंबर से जब से हसन नसरुल्लाह मारे गए हैं, बल्कि आप 2020 से अगर शुरू करते हैं, जब से कासिम सुलेमानी को ट्रंप ने ड्रोन हमले में बगदाद में मारा है, तब से हम देख रहे हैं कि जो शिया पॉलिटिकल इस्लाम है उसे स्ट्रेटेजिक स्ट्रोक्स लग रहे हैं। और आज अगर हम देखें तो ईरान का एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस भी टूट चुका है। हिजबुल्लाह की तमाम टॉप लीडरशिप ख़त्म कर दी जा चुकी है, हमास की तमाम टॉप लीडरशिप ख़त्म कर दी जा चुकी है। और हम देख रहे हैं कि 15 अगस्त 2021 तालिबान आ गए हैं अफ़गानिस्तान में, विक्ट्री फॉर सुन्नी पॉलिटिकल इस्लाम। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हयात तहरीर शाम ने बशार अल असद के इक़्तिदार का खात्मा किया है। अगेन वंस मोर पॉलिटिकल सुन्नी इस्लाम की एक विक्ट्री है। लेकिन और शायद यही वजह है वो दुनिया भर की, स्पेशली पाकिस्तान में और ये जिहादी तंजीमें बड़ी खुश हैं। हाँ, वो ये उनका ये चूंकि ये जो HTS है ना, इसको 2013-14 में इसराइल सपोर्ट करता रहा है। ये गुलान की पहाड़ियों पर लड़ रहे थे शाम की फौजों के खिलाफ और इनके जख्मियों को इसराइल रेस्क्यू करता था, इनको हथियार भी फराहम करता था। तो यानी जो लोग इसकी फतह पे खुश हो रहे हैं वो मतलब नहीं, इनकी फतह इसराइल नहीं, इनकी फतह पर नेतन्याहू भी, आज नेतन्याहू ने कहा है कि ये असद की हुकूमत का खात्मा आपके भाई की मेहरबानी, क्रेडिट तो उसने लिया है ना। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि बशार अल असद की हुकूमत का खात्मा हमारे भाई हैं मोहम्मद अल जुलानी, उनके क्रेडिट पर जा रहा है। मोहम्मद अल जुलानी पर $10 मिलियन का इनाम रखा हुआ है अमेरिका ने। वो अभी नेगोशिएशन शुरू हो चुकी हैं कि उनको वो कोई तखसीस दी जाए, उनको इस लिस्ट से हटाया जाए। सऊदी अरब ने भी कहा है, तुर्की ने भी कहा है, कतर ने भी कहा है, बरतानिया ने भी कहा है, अमेरिका ने भी कहा है और ख़ुद यूनाइटेड नेशंस ने भी कहा है कि अब मोहम्मद वो दहशतगर्द नहीं रहे। ठीक है ना, वो एक रियासत रन करने जा रहे हैं, तो उनका स्टेटस दोबारा से रीडिस्कवर किया जाए। ये तो बहुत इनकरेजिंग है। इसका मतलब ये है कि जो इंडोनेशिया से लेकर शाम तक नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनके लिए तो बड़ा इंसेंटिव है और जिहाद का मंजन बिकता है। और ये जिस तरह पे उनको रियासतें मिल रही हैं, तंजीमों को रियासतें मिल रही हैं, तो ये इनकरेजिंग है। इस तरह तो रियासतों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, मुसलमान रियासतों, ख़ासतौर पे पाकिस्तान तो ऑलरेडी एक चंगी भली मुसीबत में है। देखें ना, बलोच हैं वो अस्करी रेजिस्टेंस कर रहे हैं, उनको भी बड़ी होप मिलेगी कि यार देखो उनको रियासत मिल गई, दुनिया ने मान भी लिया। TTP वाले कहेंगे देखो यार ये तो बहुत अच्छा काम है, अलकायदा वालों ने भी इस तरह के बयान दिए हैं। तो ये तो हमारे लिए तो बहुत मुश्किल नहीं बन जाएंगी, हमारे माशरों के लिए। अमेरिका ने इस साल
सिपरी एक इदारा है स्टॉकहोम में बेस्ड, वो जो हथियारों की खरीद व फरोख्त और इस तरह के सारे जो आदाद शुमार है सालाना वो जारी करता है। उन्होंने कहा है गालिबन कुछ 680 अरब डॉलर इस साल हथियारों की सनत की बचत है। और चूँकि हथियारों की सनतों के सौदे अमूमन खुफिया होते हैं, लिहाजा एक मोहतात अंदाज़ा ये है कि ये जो एक्चुअल फिगर है उसका निस्फ या एक तिहाई है, यानी वो 2 या 3 गुना ज़्यादा हो सकता है। तो पिछले एक साल में अमेरिका में हथियारों की सनत को कितना बड़ा फ़ायदा पहुंचा है। और कौन सऊदी अरब अमेरिका के हथियार खरीदता है, मिस्र अमेरिका से हथियार खरीदता है, इसराइल अमेरिका के हथियार इस्तेमाल करता है, यूक्रेन अमेरिका के हथियार इस्तेमाल कर रहा है, मगरबी यूरोप रूस के बढ़ते हुए जो फौजी अज़ाइम हैं उनसे अपने आप के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमेरिकी हथियार खरीदता है। तो जो मिलिट्री इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स है दुनिया में, उसकी रेलिवेंसी और उसकी मांग मज़ीद बढ़ती चली जा रही है। ये और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं बनती कि CIA जो है वो इनको पॉप अप कर रहा है ताकि रियासतें जो हैं उनका असला खरीदें? CIA ने या अमेरिका शाम खुद करा में रहा है? ये तो CIA ने बहुत शाम बिकती है इस तरह की थ्योरी। CIA ने शाम में केमिकल वेपन के इस्तेमाल को स्पॉन्सर किया, डिज़ाइन किया। वाइट हेलमेट्स ने वो सारी कहानी एक स्टूडियो कैमरे में ग्रीन क्रोमा के सामने रिकॉर्ड की। और इस स्टोरी को ब्रेक किसने किया था? रॉबर्ट फिस्क ने। आप ये कह सकते हैं कि फिस्क कॉन्स्पिरेसी जर्नलिस्ट है? नहीं। या प्रोफेसर डॉक्टर जॉन जे मेरशेमर कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट हैं? नहीं। CIA ने सिर्फ कास्त्रो को कत्ल करने की पता नहीं 500-600 कोशिशें कर रखी हुई हैं। तो CIA पूरी दुनिया में कू करवाता है। मुसद्दिक की हुकूमत किसने ख़त्म करवाई, पाकिस्तान में लियाकत अली खान के कत्ल के पीछे कौन था, वगैरह 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 एक हिस्ट्री है। और डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स ये बताती हैं कि सारी दुनिया में इस तरह के फॉल्स और कंस्ट्रक्टेड ऑपरेशंस जो हैं वो ताकतवर दुनिया की ताकतवर तंजीमें करती हैं। और इस हवाले से सबसे बुरा रिकॉर्ड CIA का है। और ये अरब स्प्रिंग को कंस्ट्रक्टेड केओस अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा था। और आपको याद होगा 2011 में हिलरी क्लिंटन ने कहा था, बदकिस्मती से शाम में हमारे और अलकायदा के इंटरेस्ट बिल्कुल एक है। अफगानिस्तान में तालिबान और जिहादियों जो ग्लोबल जिहादी हैं उनके मफादात और अमेरिका के मफादात बिल्कुल एक थे। दाइश को खड़ा करके ईरान को अंगेज करने के दौरान अमेरिका और दाइश के मफादात एक थे। सऊदी अरब डरा हुआ है, कतर घबराया हुआ है, UAE घबराया हुआ है, बहरीन घबराया हुआ है। ये तमाम डिक्टेटोरियल रियासतें हैं। और अगर शाम के अवाम 4 लाख जानों की कुर्बानी देकर 50-55 साला आमरीत का खात्मा कर सकते हैं, तो मिस्र के लोगों को क्या मसला है? उनके यहाँ आमिर को बैठे हुए भी तो 11-12 साल ही हुए हैं ना सीसी को। और उन्होंने हुस्नी मुबारक जैसे डिक्टेटर को 40 साल बाद भगाया है ना। जमहूरियत का 1 साल देखा है, मोहम्मद मुर्सी को वोट दिया है। तो शाम में जो हुकूमत तब्दील हुई है उससे जिन मुल्कों को खौफ और ख़तरा दरपेश है, उन मुल्कों ने बशार अल असद के भागने से 1 दिन पहले बयान दिया है। कतर, UAE, सऊदीया, तुर्की, ईरान और रूस, इन ममालिक के वज़राए ख़ारजा की दोहा में मुलाकात हुई है। और इन तमाम ममालिक के वज़राए ख़ारजा ने शाम में लड़ने वाले तमाम गिरोहों से कहा था कि इसी वक्त जंग बंद कर दें और पॉलिटिकल नेगोशिएशंस और डायलॉग करें और मेहरबानी करें ताकि ये मसला पॉलिटिकल तरीके से हल हो। लेकिन शायद उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। उस वक्त तक हमस गिर चुका था। और क्या कहते हैं, ये जो दमिश्क है ये अभी 24-25 किलोमीटर के फासले पर था। और उस वक्त दमिश्क पर 3 तरफ से यलगार जारी थी। एक HTS हयात तहरीर शाम की, और दूसरी FSA फ्री सीरियन आर्मी जो है उसकी तरफ से, और तीसरा कोई और गिरोह। तो फ्री सीरियन आर्मी को तुर्की की सपोर्ट है ओपनली, फ्री HTS को तुर्की की सपोर्ट है अंडर द कवर, क्योंकि इदलिब प्रोविंस में
इदलिब प्रोविंस के पीछे स्ट्रेटेजिक डेप्थ थी। इदलिब का सरहद मिलती है तुर्की के साथ, तुर्की की नेटो का यहाँ पे बफर जोन भी है। हाँ, तुर्की नेटो का मेंबर है। सरहद पर तुर्की ने 100 किलोमीटर का बफर जोन खड़ा किया हुआ है। इस वक्त शाम में तुर्की की फौज है 100 किलोमीटर अंदर। इस वक्त शाम में अमेरिका की फौज है, 950 के लगभग अमेरिकी फौजी मौजूद हैं, और वो SDF जो एंटी तुर्किश इत्तेहाद है कुर्द फोर्सेस का, YPG, और वो जो जितने भी वो जो है कुर्द डेमोक्रेटिक फोर्सेस, उनकी हिमायत के लिए अमेरिका बैठा हुआ है। कल इसराइल ने 1974 का जो मुआहिदा था वो तो खत्म हो गया, सीजफायर मुआहिदा, वो मुआहिदा खत्म किया है, और शाम की फौज जो कि भाग गई है, तो शाम की फौज ने जो मोर्चे खाली किए हैं, इसराइल ने चंद किलोमीटर आगे आके एक बफर जोन कायम कर दिया है शाम में, गोलान की पहाड़ियों के इलाके के मजीद आगे अंदर जाकर लगभग 240 किलोमीटर का इलाका ऐसा है जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वहाँ इसराइल की फौज आगे बढ़ गई है। और एक तरफ अमेरिका के हिमायत याफ्ता कुर्द हैं, दूसरी तरफ तुर्की की फौज है, तीसरी तरफ जबहत नुसरा और हयात तहरीर शाम और इस तरह के जो जिहादी एलिमेंट्स हैं वो हैं, और एक तरफ FSA फ्री सीरियन आर्मी जो शाम की फ़ौज के जो मुनहरफ फ़ौजी हैं उन पर मुश्तमिल है। ये सारे लोग एक दूसरे के मुखालिफ हैं। कुर्द फ़ौजों ने हयात तहरीर शाम के ख़िलाफ़ और जबहत नुसरा के ख़िलाफ़ अमेरिका की क़यादत में लड़ाई लड़ रखी है। कुर्दों ने फ्री सीरियन आर्मी के खिलाफ लड़ाई लड़ रखी है, फ्री सीरियन आर्मी ने इन जिहादियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रखी है। इन तमाम गिरोहों के आपस में बाकायदा जंग के तारीख जो है वो मौजूद है, और शाम पर किसकी हुकूमत लेजिटिमेट हुकूमत होगी इसका फैसला तो शामी अवाम ने करना है ना। तो मैं नहीं समझता कि शामी अवाम के लिए ये जो वक्ती जीत है, ये जो वक्ती खुशी है, बहुत बड़ी बात है कि आप 54 साला डिक्टेटोरियल रूल का खात्मा हो, एक ऐसा रूल जिसको चैलेंज करें तो हज़ारों लाशें जवाब में मिलें। इसमें अगर इसराइल ने हज़ारों फ़लस्तीनियों का कत्लेआम किया है, उनकी पॉलिटिकल एस्पायरेशंस उनसे छीनी है, उनकी ज़मीन उन पर तंग की है, और ये कहानी 1967 से शुरू होती है जब उन्होंने गज़ा पर और बैतुल मुक़द्दस पर और मगरबी किनारे पर कब्ज़ा किया। तो 67 से कितने साल के फासले के बाद हाफिज़ुल असद ने हुकूमत पर कब्ज़ा कर लिया था? 3 या 4 साल के बाद। तो जितना अरसा हो गया है फ़लस्तीनियों को, इसराइलियों को ज़ुल्म से तम सहते हुए, शाम के लोगों को हाफिज़ुल असद की डिक्टेटरशिप सहते हुए उतना ही अरसा हो गया। इनकी कहानियाँ सुन के तो मुझे अपनी जो और पाकिस्तान में जो भी ये पिछले दिनों जो जुल्म चल रहे थे, जो बकौल एक पार्टी के इंतहा होगी जुल्म की, और हम जो मतलब कल से देख रहे हैं मीडिया पे, झूठ होगा जी। हम ये कहते हैं कि 80% झूठ होगा कि जो सोशल मीडिया पर बातें चल रही हैं, लेकिन टेलीग्राफ ने दिखाया है इसके असद के महल में जो कारों का इसका जो गैराज था, उसमें पोर्श 911, लैम्बोर्गिनी और क्या कारें हैं दुनिया की जो जदीद स्पोर्ट्स कारें हैं वो उसके तहखानों में खड़ी हैं, और हज़ारों लाखों लोग जो हैं वो जेलों में बंद पड़े हैं, और हज़ारों लाखों लोग पिछले 12-15 साल में मारे गए हैं। और नथिंग मेक्स बशार अ लेजिटिमेट रूलर ऑफ सीरियन पीपल। और जिन लोगों ने बशार अल असद की हुकूमत को पिछले 13 सालों में, जब से यानी 2011 में अपराइजिंग शुरू हुई, 2015 में रूस जंप इन हुआ और ईरान जंप इन हुआ और हिजबुल्ला ने जंप इन किया, तो 9 साल बशार अल असद का इक़्तिदार रूस, ईरान और हिजबुल्ला की मरहून मिन्नत था। अगर ना होता तो बशार की फ़ौज और उसकी हुकूमत 10 दिनों में ना गिर जाती। इसलिए इनकी हुकूमत थी कि रूस यूक्रेन में मसरूफ़ था, ईरान और हिजबुल्ला इसराइल के साथ मसरूफ़ थे। इस मौके को तुर्की ने और शाम के अपोजिशन फाइटर्स ने और उनके दीगर इत्तेहादियों ने अपने लिए गनीमत समझा और शाम पर चढ़ाई कर दी और दमिश्क अपने कब्ज़े में ले लिया।
आप लाख पीटते रहें कि इससे रेजिस्टेंस की कमर टूट जाएगी। रेजिस्टेंस जिसे आज हम रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं, ईरानियन रेजिस्टेंस, उसकी तारीख 1979 से शुरू होती है। फलस्तीनी रेजिस्टेंस की तारीख 1948 से भी पहले से शुरू होती है, जब से इसराइल की रियासत कायम हुई है। तो फलस्तीनियों के लिए किसी को ज़्यादा फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं कि अगर एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस की एक कड़ी टूटी है तो फलस्तीनियों की रेजिस्टेंस दम तोड़ जाएगी। फलस्तीनियों की रेजिस्टेंस को धचका ज़रूर लगा है, फलस्तीनियों की रेजिस्टेंस शायद कमज़ोर ज़रूर पड़ेगी, शायद लबनान में रेजिस्टेंस फोर्सेस कमज़ोर पड़ेंगी, लेकिन लबनान में हिजबुल्लाह सारे लबनान की नुमाइंदा नहीं है। हिजबुल्लाह के पैरेलल एक और शिया मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है, इसका नाम है अमल, जिसके सरबराह नबी बर्री हैं, जिन्होंने अभी हिजबुल्लाह के बिहाफ पर अमेरिका के साथ नेगोशिएट किया, जो स्पीकर है लबनान की पार्लियामेंट के। अमल के लोग हिजबुल्लाह को पसंद नहीं करते और वो बरमला कहते हैं कि हिजबुल्लाह ईरानियन टाउट है, और हिजबुल्लाह इसको छुपाती नहीं। वो ये कहती है हमारा पॉलिटिकल फिलॉसफी, हमारे हथियार, हमारी तरबियत, हमारा पैसा सब ईरान से आता है, विलायत फ़कीह के और हम विलायत फ़कीह के कायल हैं, मानने वाले हैं, और विलायत फ़कीह के एजेंडे को इम्प्लीमेंट करने वाले। तो विलायत फ़कीह शिया इस्लाम नहीं है। मुक्तदा उल सदर, जो मारूफ इराकी आलिम दीन मूसा उल सदर के गालिबन बेटे हैं या बाकिर उल सदर के बेटे हैं, लेकिन अल सदर ख़ानदान का इराक में बल्कि पूरी शिया दुनिया में बहुत एहतराम है। मुक्तदा उल सदर की मेहदी आर्मी ने नजफ़ और करबला में अमेरिका को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया हुआ है। मुक्तदा उल सदर ने 3 दिन पहले इराक के वज़ीर आज़म से कहा था कि ये पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस, जो प्रो ईरानियन फाइटिंग फोर्स है इराक में, जो ये चाहती है कि हम हाफिज उल असद की सपोर्ट के लिए लड़ने जाएं, उन्हें शाम के दाखिली तनाज़े में न उलझाना। तो ये तो बड़ी अक्लमंदी की बात हो गई, वरना वो फिरकावारियत का जिन जिसे 2014-15 में लाखों जाने मरवा कर मशरिक़ वुस्ता में वापस बोतल में बंद किया गया है, उसने फिर उठ खड़े होना था और हमने भूल जाना था कि गज़ा और मगरबी किनारे में क्या चल रहा है। और हमारी आपस की लड़ाई, ये शिया सुन्नी आपस में जो मुसलमान लड़ रहे हैं और हर तनाज़े को इसी ऐनक से देख रहे हैं, उसका फ़ायदा कौन उठा रहा है? उसका नुकसान फ़लस्तीनी उठा रहे हैं। कि गज़ा की कहानी पिछले 10 दिनों से, अल जज़ीरा एक वाहिद चैनल था जो पिछले 14 महीनों से 24 घंटे फ़लस्तीन की जंग दिखा रहा था, और कुछ नहीं तो कम से कम इसके ज़रिए लोगों को एक अवेयरनेस तो मिल रही थी ना कि इशू को जिंदा रखा हुआ अभी था। वो शाम में गुम हो गया है, इंटरनेशनल मीडिया पे भी सब वही चल रहा है। अभी पहले 20 मिनट खास खबरें शाम की चलती, और चलनी भी चाहिए, हम ये नहीं कहते कि वो क्यों चल रही हैं, लेकिन इस तनाज़े को फिरकावारियत का रंग देकर आप आपस में लड़कर किसका हाथ मजबूत कर रहे हैं? आप इसराइल का हाथ मजबूत कर रहे हैं। आप ये समझ लीजिए कि ग्रेटर इसराइल या इसराइल को सिक्योर करना जो नेतन्याहू का मंसूबा है, उसमें हमास सुन्नी है तो वो उनसे मार खा रही है। गज़ा एक सुन्नी इलाका है जिसको वो मलिया मेट कर चुके हैं, और जनूबी लबनान एक शिया इलाका है जहां उन्होंने शियों को मलिया मेट किया है। तो जो आपके मुखालिफ है सहूनी, वो अमेरिका की हिमायत से लड़ रहे हैं, बेनिफिशियरी तो वही हुआ है ना, अमेरिका की हिमायत से लड़ रहे हैं, मगरिब की हिमायत से लड़ रहे हैं। ये जंगे बदर तो नहीं है ना कि फरिश्ते आ जाएंगे और मुसलमानों की नुसरत करेंगे। ये तो आपकी और हमारी इस दुनिया की सियासी ज़मीनी लड़ाई है, और इसे हमने असबाब से और हथियार से जीतना है। और असबाब और हथियार में अमेरिका, यूरोप और इसराइल के मुकाबले में हमारा एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस बहुत कमज़ोर था, और इस लड़ाई को आप रूहानी लड़ाई का नाम देकर या मजहबी लड़ाई का नाम देकर उस जाल में ना फंसे जो जाल ईरान ने लगाया हुआ है विलायत फ़कीह के नाम पर, और इसराइल ने लगाया हुआ है ज़ायोनिज़्म और सहूनियत के नाम पर, और पॉलिटिकल इस्लाम के मानने वालों ने डाला हुआ है खिलाफत के नाम पर। दुनिया में अवाम
ही वो जायज़ हकदार हैं जिन्हें ये हक है कि वो अपने वोटों के ज़रिए अपने हुक्मरान मुंतखब करें। रूहानी जमहूरियत और रूहानी खिलाफत और रूहानी सहूनियत जो इल्हाम मुकद्दस जंगों की तरफ आप जाएंगे तो आप क़यामत बर्पा करना चाहेंगे। मेरे ख्याल से क़यामत अल्लाह ताला का फ़ैसला है और अल्लाह के फ़ैसले इंसानों को नहीं करने चाहिए। आपको लगता है इसके बाद, मुझे तो ये लगता है कि भी देखें, पहले हमास को गिराया गया, फिर लेबनान, अब सीरिया, साथ ही ईरान रह गया। नहीं, वो तो उसने, वो जो अपोजिशन लीडर हैं बैनी गिलात, उन्होंने परसों कहा है कि हाफिजुल असद के बाद इराक और ईरान की बारी है। इराक आज भी यमन से एक ड्रोन पहुंचा है ना तेल अवीव में और किसी प्लाजे की छत पर जाकर गिरा, कोई बंदा नहीं मरा। वो सिर्फ छत पर आग लगी है, वो इतना ही कि उसमें कैपेसिटी थी। कल परसों तरसों या हफ्ते महीने बाद हम देखेंगे यमन के इलाकों पर अमेरिका, बरतानिया और इसराइल के जहाज़ बमबारी करेंगे, जिसके नतीजे में 50, 100, 80 लोग मारे जाएंगे और इतनी आग लगेगी कि 2-3 दिन मुसलसल आग ही जलती रहेगी। क्योंकि लास्ट टाइम जब उन्होंने हमला किया था तो 6-7 दिन तक तेल के जो टैंकर थे यमन की बंदरगाहों पर वो जलते रहे। और मतलब यानी ईरान की जंग जो है ईरान के घर के करीब आती जा रही है। हाँ, ईरान की पूरी कोशिश थी कि ये जंग जो उसने इसराइल के खिलाफ शुरू कर रखी है और जिसको वो एक रूहानी जिहाद का नाम देता है या रेजिस्टेंस का नाम देता है, वो उसकी सरहद से दूर रहे। वो या यमन में लड़ी जाए या लबनान में लड़ी। नेटवर्क तो इसीलिए बनाया। हाँ, तो वो नेटवर्क टूट रहा है। इसका मतलब ये कि ईरान के लिए तो बहुत बड़ा डिफीट है ये। बहुत बड़ी डिफीट, बहुत बड़ा, बहुत दुखी होंगे वो लोग, बहुत दुखी होंगे, इसमें कोई तो है उनके। यानी ये JCPOA, ये जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव ऑपरेशनल प्लान टू ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, जो 2015 में साइन हुआ था, जिसके नतीजे में फ्यू बिलियंस ऑफ डॉलर रिलीज हुए थे। 18 महीने या 20 महीने वो डील रही थी ना, जिस डील की वजह से ईरान के जो फ्रीज्ड एसेट्स थे अमेरिका में और यूरोप में वो वापस किए गए और वो बिलियंस ऑफ डॉलर ईरान ने कहाँ इस्तेमाल किए? इन्हीं कामों पे। दैट्स दैट। और ईरान की अवाम पिछले 10-12 सालों में 2 दफ़ा एक भरपूर रिवोल्ट कर चुकी है अगेंस्ट विलायत फ़कीह की हुकूमत। ग्रीन रेवोल्यूशन याद है ओबामा के ज़माने में? मीर मोहम्मद हुसैन मूसवी ने लीड किया था और हज़ारों लाखों की तादाद में ईरानी सड़कों पर निकले थे और ईरानी हुकूमत ने उनको क्रश किया था और इस क्रशिंग के दौरान हज़ारों लोग मारे गए थे। और फिर अभी महासा अमीनी की जो अखलाकी पुलिस के हाथों मौत हुई और उसके बाद ये जन आज़ादी और ये जो एक नारा है ईरान के लोगों का, ईरान में जो लोग ईरान से हैं और ईरान पर गहरी निगाह रखते हैं वो ये कहते हैं कि ईरान की हुकूमत को और किसी से ख़तरा नहीं, सबसे बड़ा ख़तरा ईरान की औरत से है, जो ईरान की औरत अपने आप को बराह रास्त जद में समझती है। किसके? हुकूमत की जो मजहबी पॉलिसियाँ हैं उनके। तो अगर कभी ईरान को गिराया गया तो वो ईरान को खारिज से नहीं, दाखिल से, अंदर से गिराया जाएगा। और अगर मुस्लिम मुआशरे, वो चाहे ईरान हो, इराक हो, सीरिया हो, तुर्की हो और उससे बियॉन्ड लार्जर मिडल ईस्ट हो, जब तक जमहूरियत की तरफ नहीं पलटेंगे तब तक फ़लस्तीनियों की आज़ादी का ख्वाब ही रहेगा। क्यों? जमहूरियत एक लेजिटिमेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। आप जमहूरी तरीके से मुंतखब होकर आएँ। दुनिया में एमनेस्टी इंटरनेशनल है जिसने इसराइल को नस्ल परस्त जालिम रियासत डिक्लेयर किया। एमनेस्टी इंटरनेशनल अगर आपके लिए इंसानी हकूक़ के अच्छे नंबर देती है, फाफिन है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क, वो आपके इंतखाबात को अच्छे नंबर देते हैं। और ह्यूमन राइट्स वॉच एक इदारा है जो आपके यहाँ इंसानी हकूक़ के मामलात पर अच्छी बात करते हैं। और फ्रीडम ऑफ स्पीच और इस तरह के गेज करने के इदारे एग्जिस्ट करते हैं और वो ये कहते हैं कि आपके यहाँ जमहूरी रवायात मजबूत हो रही हैं तो यकीन जाने आप अपना केस प्रेजेंट करने में कहीं ज़्यादा बेहतर महसूस करेंगे और दुनिया आपकी बात सुनेगी। ये एकेडमिक लेवल पर दुनिया में तब्दीली आ रही है। दुनिया में लोग
प्रो इसराइल बहुत कम है। 21,000 लोगों ने पिछले 1 साल में अपनी डिग्रियां सेक्रीफाइस की हैं अमेरिका और यूरोप की यूनिवर्सिटियों में, जस्ट फॉर सेक ऑफ फ़लस्तीन। प्रो फ़लस्तीनियन मुजाहरे हो रहे हैं। एकेडमिक और ग्राउंड पर चेंज आ रहा है, लेकिन एकेडमिक चेंज और ग्राउंड का चेंज जो वेस्ट में आ रहा है, उसके साथ आप अपने आप को तभी जोड़ सकते हैं जब आप आज़ादाना, मुनसिफाना, जमहूरी मुआशरे बनाएंगे। अगर आप डिक्टेटोरियल आमराना मुआशरे बनाएंगे और आप कभी हाइब्रिड रिजीम का नाम देंगे और कभी क्या कहते हैं डिक्टेटरशिप का नाम देंगे और कभी विलायत फ़कीह का नाम, किसी भी नाम से आप आमरीत को लेकर चलेंगे, दुनिया आपकी बात नहीं मानेगी। मोहम्मद बिन सलमान बहुत अच्छे हैं, उन्होंने सऊदी अरब को आज़ाद कर दिया, उन्होंने औरतों को गाड़ी चलाने का हक दे दिया, उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया। सऊदी अरब में कोई भी आदमी मोहम्मद बिन सलमान पर तनकीद करने का या उनका नाम लेने तक की जुर्रत नहीं करता। बशारुल असद का नाम लेने तक की जुर्रत शाम के लोगों में नहीं होती थी। तो जो हक शाम के लोगों का है, क्या सऊदिया के लोगों का नहीं? और जो हक शाम के लोगों का है, काउंसिल्स तो बनाई है, अभी इलेक्शन का कोई सिस्टम तो बनाया है जी, गवर्नर्स को इलेक्ट करने के लिए म्यूनसिपैलिटी लेवल पे इलेक्शंस करवा रहे हैं, जिसमें ख़वातीन की पार्टिसिपेशन भी है। मेरा ख्याल है उनके माशरे को भी टाइम लगेगा, मतलब जो मेरी नज़र में टाइम लगता है ना। आप देखें जमहूरी माशरा ओवरनाइट तो नहीं खड़ा हो सकता, लेकिन अभी बशारुल असद हट गया ना, डिक्टेटर खत्म हो गया, अभी क्या जमहूरियत मिल गया वहां? नहीं ना मिला। पता नहीं कब इसका मतलब ये है जमहूरियत कोई ऐसी चीज तो नहीं, कोई बटन है कि आप ऑन कर दें, तो इट टेक्स टाइम। बिल्कुल इट टेक्स। मेरा ख्याल ये है कि सऊदी अरब स्पेशली और दूसरे अरब ममालिक भी किसी न किसी तरह से लोगों की रिप्रेजेंटेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत स्लो है। नहीं दोस्त, जमाल खशोगी का कत्ल जो है वो कितने साल तक बाकी रहेगा? आप फुटबॉल की टीमें खरीद कर और आप लेडी गागा को और रिहाना को बुलाकर और कंसर्ट्स करवा कर और आप न्योम शहर के मंसूबे लॉन्च करके क्या लोगों को कितनी देर मजीद बेवकूफ़ बनाएंगे? सऊदी अरब का उसमें फिर इकोनॉमी का सवाल है असल में, फिर तेल से दुनिया हट रही है ना, उनको भी तो ये मसला है कि हमारे तेल के कुएं खत्म होंगे तो फिर हम क्या करेंगे? अगर आप जमहूरियत पर इन्वेस्ट करें, अपने लोगों पर इन्वेस्ट करें, सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है ह्यूमन इन्वेस्टमेंट। आप अपने लोगों पर इन्वेस्ट करें, अपने लोगों को इख्तियार दें, अपने लोगों को ये हक दें कि वो अपने हुक्मरान खुद चुन सकें। क्या फ़र्क है कि दुनिया में यूरोपियन अक़वाम जो हैं वो इंसानी तरक्की की बुलंद तरीन मकाम पर हैं और हम अभी तक गैस के चूल्हे के लिए रो रहे हैं और बिजली की बत्ती के लिए रो रहे हैं और 3 वक्त की। हम तो बहुत पीछे, मतलब हमसे बेहतर फिर भी अरब है, कम से कम लोगों को उन्होंने बुनियादी ज़रूरियात तो पूरी की हैं सऊदी अरब में। मुझे नहीं पता कि बुनियादी ज़रूरियात ज़्यादा ज़रूरी हैं या बोलने और बातचीत करने की आज़ादी ज़्यादा ज़रूरी है। एज लॉन्ग एज आपका चूल्हा जलता हो, आपके पास रोज़गार हो, आपके मुल्क में सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर हो, और आप बिल्कुल अनपढ़ हों और आपको इस बात का कोई पता ना हो कि दुनिया में जमहूरियत, सियासत, हुर्रियत, आज़ादी, इंतखाबात क्या चीज़ है, और आप 1000 साल पहले की किसी बादशाही रियासत में रहते हैं तो आप बहुत खुश हैं। लेकिन एज ऑफ सोशल मीडिया में इन चीज़ों के साथ होते हुए आप पूरी दुनिया के साथ कनेक्टेड हैं, बट यू कैन नॉट से अ सिंगल वर्ड ऑफ क्रिटिक ऑन द गवर्नमेंट जो आप ही के। हमारे यहाँ भी तो देखे ना क्रिटिक होता है ना, अभी उसके क्रिटिक के नाम पे और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे लोग क्या क्या करते हैं, करेक्टर असैसिनेशन करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो क्या इसके बाद लोगों की जुबानें इतनी एक्सट्रीम तो क्या लोगों की जुबानें काट दी जाए? नहीं, काट नहीं दी जाए, लेकिन क्या लोगों से बोलने की, लोगों को, मुआशरों को तैयार किया, मुआशरों को तालीम की जरूरत है, तैयार किया जाए, फिर जमहूरियत आती है। मुआशरों को तालीम की जरूरत है। पाकिस्तान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बना है, अमेरिका उससे हार्वर्ड और MIT से बना है, यूरोप कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड से बने हैं। मुआशरों को तालीम की ज़रूरत है। क्या तालीम मुस्लिम मुआशरों की तरजीहात में शामिल है? मुझे तो नहीं लगता। हमारे तो 2.5 करोड़ बच्चे बाहर हैं स्कूल से। हमारे 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर। 2.5 करोड़ बहुत बड़ी है। 2.5 करोड़ आप देखें, 2.5 करोड़ डाउन द लाइन 10 साल में ये लोग क्या करेंगे?
ये बड़े हो चुके होंगे, 70% फैमिलियां बना रहे होंगे। आपकी 70% आबादी यूथ है। आपकी आबादी का 40% अभी तक 14 से 24 के ब्रैकेट में खड़ा हुआ है, और आपके 2.5 करोड़ बच्चे 5 साल से 16 साल की उम्र के जो स्कूल जाने की उम्र में है, वो स्कूलों से बाहर हैं। ये एक बेस्ट रेसिपी है For disaster. फॉर एनीथिंग लाइक सीरिया और एनीथिंग लाइक अफगानिस्तान और एनीथिंग लाइक सूडान और सोमालिया। नाउज़ हमने तो अभी सोचना भी शुरू नहीं किया कि ये हमारी कोई प्रायोरिटी है। हमारे लिए तो शख्सियात बहुत अहम है। हम मेरा ख्याल है तो हम चंद अपने देखने शख्सियात और की सुनने गिरफ्त- वालों के जहन में सवाल पैदा कर चुके हैं। यही सवाल है। इसी पे ख़त्म करते हैं। बहुत शुक्रिया।